आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शफ़ान अंसारी। इस वक्त नवंबर का महीना चल रहा है, जहां हिंदुस्तान कह लीजिए या बाकी जो मुत्तसिल मुल्क हैं, सब सर्दियों के आने का खैर मकदम कर रहे हैं। ऐसे में हिंदुस्तान का सियासी पारा चढ़ा हुआ है, जिसने यूं कहिए कि तापमान में गर्मी बढ़ा रखी है। 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें तेलंगाना भी अपने आप में एक बड़ा राज्य है। 2014 के बाद से वजूद में आया तेलंगाना अब 2023 में या 2024 में दाखिल होने वाला है। कितनी तरक्की यहाँ पर हुई है, बीआरएस जिस तरह से राज्य को लेकर चल रही है, कितने लोग मुतमईन हैं, वो भी हमने आप लोगों को दिखाया है। लेकिन आज सीधा हम पहुँचे हैं गृह मंत्री जी साहब के पास, महमूद अली साहब के पास पहुँचे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक जो उनके काम है वो क्या कुछ रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में अगर वो इक़्तिदार में वापसी करते हैं तो क्या कुछ उनके इरादे हैं, उनको लेकर बात करेंगे। सर खैर मकदम है आपका। अंसारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम टू आवर स्टेट एंड आवर ऑफिस। सर, सियासी पारा चढ़ा हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इलेक्शन हर 5 साल में एक बार आता है जी। जब इसी तरह का पारा रहता है, मगर आवाम बड़ी समझदार होती है जी। तरक्की की बुनियाद पर वोट डालती है जी। अब वोट का सीज़न है, हर पार्टी अपने अपने कैंडिडेट इलेक्शन में ठहरा रही है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। और आज इतना एडवांस ज़माना आ चुका है, व्हाट्सएप का ज़माना आ चुका है। साबिक़ा में लोग तकारीर करना पड़ता था जी। उसके बाद टीवी में नशर होते थे, अब तो सेकंडों के अंदर एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं लोग। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है। क्या तैयारी है सर? हमारी पार्टी जो है बहुत काम किए हैं, बीआरएस पार्टी, और तेलंगाना हासिल करने वाली भी यही पार्टी है। और तेलंगाना हासिल होने के बाद हिंदुस्तान में कोई नंबर 1 सीएम है तो वो केसीआर है, जिनका विज़न है। बहुत से लोग जो है पॉलिटिक्स में आते हैं, चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते हैं, मगर उनका विज़न नहीं होता है। विजनरी कोई लीडर है तो वो केसीआर है, जिन्होंने 9 साल 4 महीने के अंदर ये 70 साल को पीछे छोड़ दिया है। बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स आए, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की बात किए, मगर जिस तरह हमारे स्टेट में 9 साल में तरक्की हुई है, उसकी मिसाल किसी स्टेट से आप नहीं ले सकते। नंबर 1 स्टेट है तो तेलंगाना स्टेट है, नंबर 1 चीफ मिनिस्टर तो केसीआर साहब है। 2014 में वजूद में आया तेलंगाना, बातें बहुत कही गई थी कि हम आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद तमाम चीज़ों को करेंगे। लेकिन अगर मैं खबरें पढ़ रहा था, जो डिटेल्स में आपके आने से पहले तैयारियां कर रहा था, उसमें मैंने ये पाया कि किसान अभी थोड़े से परेशान हैं। केंद्र से जो स्कीम्स आती हैं वो पूरी तरह से उनके हिस्से में नहीं आ पा रही हैं। इनको लेकर क्या काम किया गया? किसान, देखिए साहब, अगर सबसे ज़्यादा किसानों के लिए कोई काम हुआ है तो वो हमारी स्टेट में हुआ। मैं अंसारी साहब को आपको बताना चाहता हूँ, 2013 का हमारा प्रोडक्शन देख लीजिए हमारी स्टेट का, वो जो है टोटल पैडी जो है 60 लाख टन से ज़्यादा नहीं थी। आज का प्रोडक्शन देख लीजिए 3 करोड़ टन से ज़्यादा है। किसानों के लिए हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने रैतु बंधु स्कीम लाई, रैतु बीमा स्कीम लाई। रैतु बंधु के अंदर हर किसान को 1 एकड़ पर 5,000 रुपये दिए जाते हैं, एक बार नहीं 2 बार दिए जाते हैं। तो ऐसा मुकम्मल 1 एकड़ ज़मीन पर 10,000 देते हैं। काश्त करने के लिए 24 घंटे पानी फ्री दिया जाता है बिजली के साथ, कभी कोई बिजली का बिल नहीं है। अगर 1 एकड़ में भी 4 बोर है, चारों बोर भी इस्तेमाल करें तो कोई एतराज़ नहीं है। मुकम्मल पानी दिया जा रहा है। और तेलंगाना के अंदर कभी भी केनाल के ज़रिए पानी किसान हासिल नहीं करे। हमारे सीएम साहब ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाया है, जिसके जरिए सारे तेलंगाना में ख़ास तौर से किसानों को फ्री वाटर प्रोवाइड किया जाता है। हमारा प्रोडक्शन काफ़ी और काफ़ी खुशहाल किसान है। और रैतु जो बीमा स्कीम है वो बताना चाहता हूँ, किसानों का बीमा किया जाता है। अगर उसके पास 2 घंटे भी ज़मीन है, कुदरत का निज़ाम है, इंसान पैदा होने के बाद तो मर जाता है एक दिन। अगर किसी का देहांत हो जाए तो उसके अकाउंट में सिर्फ 1 वीक के अंदर 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ताकि उसके अफराद ख़ानदान हो या उस पर जो डिपेंड लोग हैं उन पर उससे इस्तेफ़ादा करें और उससे जो उनके तकालीफ है वो दूर कर सके। हमारे किसान बहुत खुश है आपसे। अगर कोई आदमी आपको पता नहीं,
मगर तेलंगाना बनने से पहले किसान बहुत परेशान थे, सुसाइड किया करते थे किसान। आज सुसाइड करने का टोटल सिस्टम ही ख़त्म हो चुका है। आज हमारे हिंदुस्तान में लोग जैसा पंजाब और हरियाणा कहते थे, उससे अगर आगे बढ़ने वाली कोई स्टेट है तो वो तेलंगाना स्टेट है। आज हमारे सीएम साहब ने ये 9 साल के अंदर करीब नज़दीक 1 लाख करोड़ रुपए किसानों की मदद की है। इतनी बड़ी मदद करने वाली स्टेट है तो वो तेलंगाना स्टेट है। कोई चीफ मिनिस्टर तो केसीआर साहब। ठीक है, बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब सरकार कह रही है कि हमने बेहतर तरीके से काम किया है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सर, मैं हैदराबाद में पिछले 8 से 9 महीने से रह रहा हूँ। मैंने आसपास के कुछ अजला का दौरा किया। वहाँ पे मैंने ये पाया कि जितनी तरक्की हैदराबाद में है या इससे मिले हुए जो ज़िले हैं उसमें, उसके अलावा अगर आप 30, 40, 50 किलोमीटर आगे जाते हैं तो बहुत कुछ तरक्याती काम दिखाई नहीं दे रहे सर। आप कभी एक बार दौरा ज़रूर हमारे साथ कीजिए, हम बताएंगे। आप 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर भी जाए तो बहुत तरक्की है। जो रोड कनेक्टिविटी है हमारी स्टेट के अंदर, आप तो दिल्ली में रहते हैं, अतराफ में आपको बहुत करीब यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, वहाँ से सारे इंडिया में अगर रोड कनेक्टिविटी देखी जाए तो सबसे नंबर 1 हमारी स्टेट के अंदर। और जो पावर है 24 आवर सप्लाई किया जाता तो हमारे स्टेट में है। ड्रिंकिंग वाटर है, आप बता लीजिए, आप सर्वे, आप तो जर्नलिस्ट है, आप तो जाते रहते हैं, सारा हिंदुस्तान फिरते हैं, इलेक्शन में तो बहुत लीडरों से मुलाकात करते हैं, बहुत से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर का जो टैप है ना, अगर किसी स्टेट में है तो वो तेलंगाना स्टेट है। सीएम साहब हमारे बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत आगे इंसान है। हमारे पास पहले सिर्फ 10 डिस्ट्रिक्ट थे, सीएम साहब ने 10 डिस्ट्रिक्ट को 33 डिस्ट्रिक्टों में डिवाइड किया, क्योंकि जिस स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर की ज़रूरत होती है, आवाम 1 दिन के अंदर या आधे दिन के अंदर कलेक्टर से मिलकर अपने मुकाम पर वापस आना चाहिए। पहले हमारा स्टेट रहता था, ये 1 दिन कलेक्टर के आने के लिए होता था, अगर कलेक्टर साहब नहीं मिले तो 1 दिन 2 दिन रहना पड़ता था, फिर पलट के जाना पड़ता था। हमारे सीएम साहब ने 50-60 किलोमीटर के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट बनवाया। छोटे डिस्ट्रिक्ट बनवाने से आवाम को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचा है, और हमारे ऑफिसर्स को भी काम करने के लिए बड़ा उसके अंदर इंटरेस्ट आया है, क्योंकि एरिया को डेवलप करने के लिए कंपटीशन बढ़ गया। ये कलेक्टर कैसा कर रहा, ये कलेक्टर कैसा कर रहा। तो हैदराबाद डेफिनेट बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, मगर हमारा तेलंगाना के अंदर जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे के पूरे हर शोबे हयात में बहुत तरक्की कर रहे हैं। आप अगर ताजुब करेंगे, अगर मैं बोलूँगा तो छोटे छोटे विलेज में जाइए आप, और कई हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट के विलेज में जाकर देख लीजिए, हमारे स्टेट के अंदर ड्रिंकिंग वाटर जो है मिशन भगीरथ के ज़रिए गाँव के छोटे छोटे, अगर किसी एरिया में 20 आदमी भी रहते हैं झोपड़ियों में, तो वहाँ पर भी नल का पाइपलाइन बिछाया गया है। उसके अलावा विलेजेस के अंदर डंप यार्ड, जो इससे पहले कभी गाँव में, हैदराबाद शहरों में झाड़ू मारते थे, डंप यार्ड प्रोवाइड किया गया, ताकि ट्रैक्टर प्रोवाइड किया गया। ऐसा कोई हमारे गाँव नहीं है जहाँ पर ट्रैक्टर नहीं है। नर्सरी बनाया गया ताकि लोग दरख्त लगाएं। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दरख्त अगर कहीं लगाए गए तो वो तेलंगाना स्टेट है। और जो गाँव में जो लोग रहते हैं, जानवर जिसके पास होते हैं 2-4 खेत के बजाय रात घर के पास रखते हैं, दूध देने वाला जानवर, उनके लिए भी एक विलेज के अंदर डेयरी फार्म बनाया गया। अगर आपके पास 2 भैंस है तो वहीं रहेंगे तो पेशाब करेंगे, गोबर करेंगे, सफाई नहीं रहेगी। हमारे सीएम साहब ने हर विलेज में एक शेड बनाकर डेयरी फार्म बनाया, ताकि गांव के लोग अपने जानवर मवेशियों को, चाहे बैल हो या गाय हो, भैंस हो, वहाँ शेड में बन सके, वहाँ से दूध की निकासी कर सके। हर तरीके से सहूलत पहुंचाने वाली अगर कोई हिंदुस्तान में कोई स्टेट है तो वो तेलंगाना है। ठीक है सर, आपने हर शोबे की बात कर ली। किसानों के लिए आपने क्या कुछ किया है, आम लोगों तक पानी दस्तयाब हो सके, बेहतर पानी, बेहतर क्वालिटी का पानी दस्तयाब हो सके, उसके लिए आपने क्या कुछ किया वो आपने तमाम लोगों को हमें बताया। अब मैं एक लेवल आगे बढ़ता हूँ, मैं बात तालीम की करूँगा। तालीम ऐसा औजार है जिससे हर जंग को जीता जा सकता है, ये कहा जाता है। लेकिन सर, मैं जब पढ़ रहा था, जब मैं डेटा कलेक्ट कर रहा था आपके आने से पहले, तो मैंने ये पाया कि लिटरेसी रेट तेलंगाना का बहुत अच्छा नहीं है सर। बाकी राज्यों की बानिस्बत अगर हम देखें, सिर्फ 63 से 65% के बिटवीन है। तालीम को लेकर क्या काम कर रहे हैं?
दूसरी बात भी अगर आप साथ में देखते तो सबसे हिंदुस्तान में नई स्टेट है तो तेलंगाना स्टेट है जी न्यूली स्टेट है ये, सिर्फ इसकी पैदाइश होकर 9 साल 4 महीने हो चुका है। 2014 में स्टेट बनी है। उस पीरियड के अंदर जिस तेज़ी से तरक्की की हमारी स्टेट, जिस तेज़ी से एजुकेशन पर सीएम साहब ने तवज्जो दी, हर कम्युनिटी के लिए सीएम साहब ने रेजिडेंस स्कूल डाले। मैं आपको एक बात बताऊं, हमसे पहले कांग्रेस ने हुकूमत की थी 10 साल, उससे पहले बीच में कुछ तेलुगु देशम ने हुकूमत की थी। टोटल हमारी स्टेट के अंदर कांग्रेस ने 50 साल हुकूमत की। तेलुगु देशम का तो खात्मा हो चुका है। 50 साल में कभी भी गरीब आदमी की तालीम के लिए कोई रेजिडेंस स्कूल उतने नहीं खोले गए जितने केसीआर साहब ने तेलंगाना बनने के बाद खोले हैं। हम लोगों ने 1000 से ज़्यादा रेजिडेंस स्कूल ओपन किए हैं। और ख़ास तौर से जो कम्युनिटी है, जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, चाहे वो एसटी हो चाहे एससी हो, उसके बाद जो नंबर आता है माइनॉरिटीज़ का आता है। मगर आज के दौर के अंदर अगर सबसे बैकवर्ड है एजुकेशन के अंदर, फाइनेंशियल बैकवर्ड है, तो वो मुसलमान है। उसके लिए हमारे सीएम साहब ने 204 रेजिडेंस स्कूल खोले हैं, जिसके अंदर आज 1,25,000, 20,000, 2-3,000 नीचे ऊपर होते रहते हैं। उन बच्चों को मुकम्मल फ्री तालीम दी जाती है। और हमारी स्टेट वाहिद स्टेट है जहाँ पर लड़कियों के जो रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए, हम 58,000 तो लड़कियाँ तालीम हासिल करती है, मुस्लिम लड़की है। बताइए किसी स्टेट में बता दीजिए। और उन स्कूलों को इस मरतबा अपग्रेड किया गया क्योंकि हम तेलंगाना बनने के बाद स्कूल खोले हैं। बीच में 1-2 साल 3 साल कोरोना की वजह से बहुत से नुकसान हुए। आज वो बच्चे इंटरमीडिएट पास किए, इंटरमीडिएट अपग्रेड करते हुए सीएम साहब ने उस स्कूल्स को इंटरमीडिएट बनाया, इस कॉलेजेस बनाए उस स्कूलों में। और वो उन स्कूलों के कई बच्चों ने मेडिसिन में दाखिला लिया है, इंजीनियरिंग में दाखिला लिया है, आईटी में दाखिला लिया है। मैं आपसे कहता हूँ अगर 50 साल पहले मुसलमानों को तालीम दी जाती तो मुसलमान गरीब नहीं होते। ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस पर जाती है। केसीआर साहब जब से तेलंगाना में अपनी हुकूमत बनाए हैं, एजुकेशन पर बहुत तवज्जो दिए हैं। सीएम साहब ने 33 कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज का परमिशन दिया है 33 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। और ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ को जब से तेलंगाना बनाए 3,200 करोड़ रुपए सिर्फ माइनॉरिटी बच्चों के रेजिडेंशियल स्कूल पर खर्चा किया गया है। और हमारे पास एक बहुत अच्छी स्कीम है ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम। जो माँ बाप गरीब है, जिसका बच्चा टेमरीज में पढ़ता है, टेमरीज में किसका बच्चा पढ़ता है? ऑटो चलाने वाले का बच्चा पढ़ता है, होटल में प्यालियाँ धोने वाले का बच्चा पढ़ता है, पंचर बनाने वाले का बच्चा पढ़ता है, जो बहुत खेतों में मजदूरी करने वाले का बच्चा पढ़ता है। गरीब से गरीब तर लोगों के बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाया जाता है। उन्हें 1 नंबर फूड दिया जाता है, न्यूट्रिशन फूड दिया जाता है, 3 टाइम बहुत अच्छा खाना दिया जाता है, पॉकेट मनी दी जाती है बच्चों को। बच्चे स्कूल के अंदर नए कई स्कूल भी, बिल्डिंग भी बनाए गए, ग्राउंड्स बनाए गए, खेलने के मौके फराहम किए जाते हैं। वो बच्चे जब आला तालीम हासिल करते हैं, पिछली मरतबा अभी 2 महीने पहले एक लड़का आया मेरे पास उनके पेरेंट्स के साथ, वो टेमरीज का बच्चा था। उसने कहा कि मेरे को पायलट बनने का शौक़ था और आज मुझे पायलट कॉलेज में दाखिला मिल चुका है, मगर उसकी फ़ीस बड़ी ज़्यादा है, 35 लाख रुपए। मैंने कहा वो क्या बात है, हमारे सीएम साहब बहुत हातिम ताई सीएम है हमारे। मैं एक बात बताता चाहता हूँ, इंसान को 56 इंच के सीने की ज़रूरत नहीं है, ये चेंज का दिल अच्छा होना चाहिए। वो दिल है तो केसीआर के पास है। मैं जाकर जब उनसे कहा, उन्होंने कहा महमूद भाई एक बच्चा नहीं, 100 बच्चे लाइए, 1000 बच्चे लाइए, पूरी की पूरी फीस मैं भरूंगा। ये बच्चे जब तक मुस्तकिल अपने पाँव पे ठहर कर अपने ख़ानदान की किफ़ालत नहीं करेंगे, जितनी तालीम की ज़रूरत है उतनी तालीम दी जाएगी। ये कहने वाले लीडर केसीआर है। हालांकि मैं अक़लियतों की बात अभी लाना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप चूंकि जिक्र कर चुके हैं तो अब बात बढ़िए तो बढ़नी दीजिए। सर, रिजर्वेशन की बात की थी जब आप इक़्तिदार में आए थे कि ख़ास तौर पर हम अक़लियतों की, मुस्लिमों की अगर बात कर रहे हैं तो आपके द्वारा ये कहा गया था कि
अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 12% रिजर्वेशन जो है वो मुस्लिमों के लिए नाफिज किया जाएगा। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा सोर्सेज कहते हैं, वो बताते हैं कि 4% वाला रूल अभी लागू है, वो भी कांग्रेस की देन है सर। कांग्रेस की देन है, मगर कांग्रेस वो भी नहीं दी ना। स्टेट में हुकूमत कांग्रेस की, दिल्ली में हुकूमत कांग्रेस की, क्यों नहीं बिल पास करे? अदालत के स्टे पे चल रहा है। आज से 2-3 महीने पहले मसला आ गया था कोर्ट के अंदर, केस आ गया था, स्टे को विकेट किया जाएगा। सीएम साहब ने मुझे बुलाया, कहा महमूद भाई सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, खुदा ना खास्ता स्टे हमारा विकेट हो जाएगा तो परेशान हो जाएंगे हम। आप जाइए दिल्ली, बड़े बड़े लायर से बात कीजिए, चाहे कितने करोड़ खर्चा हो तो फिक्र की बात नहीं, अच्छे से अच्छे लायर को रख के नुमाइंदगी करते हुए स्टे को कंटिन्यू कीजिए। आप जो सवाल किए उसका भी मैं जवाब देना चाहता हूँ। 12% रिजर्वेशन हम आज भी उस पर हम टिके हुए हैं, मगर हम क्या मालूम था कि हमारे साथ दिल्ली में बीजेपी आएगी, क्योंकि मुसलमान तो नहीं चाहते कि बीजेपी के साथ अलायंस करे। हमने सीएम साहब ने 12% के लिए एक कमीशन बनाया, सुधीर कमेटी बनाई जो आईएएस अफसर की थी। उन्होंने पूरी अच्छी रिपोर्ट बनाई। ये रिपोर्ट की बुनियाद पर उससे बिल बनाकर असेंबली में लाया गया, असेंबली में बिल पास किया गया, असेंबली में बिल पास होने के बाद काउंसिल में बिल लाया गया, काउंसिल से पास किया गया, बिल गवर्नर के पास भिजाया गया, गवर्नर से अप्रूव कराया गया। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर पड़ा हुआ है, उन्होंने पेंडिंग डाल कर रखे। बताइए हम क्या कर सकते हैं? हमारा दिल तो साफ है, हम तो देना चाहते हैं मुसलमानों को रिजर्वेशन, इसलिए कि मुसलमान इस वक्त SC ST से भी ज़्यादा बैकवर्ड है, उन्हें उठाना ज़रूरी है। ये मुसलमान साबिक़ा में हुक्मरान थे, हुकूमत करते थे, दिल्ली में करते थे। आप तो दिल्ली से आए, हमारी स्टेट में करते थे, मगर आज दलितों से कमज़ोर हो चुके हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 100% रिजर्वेशन देना चाहिए, उसके लिए हम पूरी कोशिश करते रहेंगे और ज़रूर दिलाएंगे इंशाल्लाह आने वाले टाइम। अब बात चूंकि मुसलमानों की हर चुनावों में होती है, और मुसलमान वो तबका है जो आज़ादी की लड़ाई में भी बराबर साथ था, और आज हम 2024 में जा रहे वाले हैं या एंटर करने वाले हैं, उसमें भी अपनी बराबरी वो देता है, अपना बराबर टैक्स पेयर के तौर पर वो काम करता है। तेलंगाना हुकूमत ने मुसलमानों के लिए क्या कुछ काम किया है? मुसलमानों के लिए बजट को लेकर क्या हुआ? क्योंकि केंद्र सरकार में भी अगलियतों के बजट को कम तो कर दिया जाता है, वो बात और है कि वो खबरें जो हैं वो हेडलाइंस नहीं बनती हैं, सुर्खियां नहीं बन पाती। समझने की कोशिश करते हैं महमूद अली साहब से, सर मुसलमानों के लिए क्या कुछ खास आपकी सरकार में रहा? मुसलमान आपको वोट क्यों दे? देखिए अंसारी साहब, सबसे पहले बजट होता है। हम इतने लोग हैं तो उसके लिए कितनी रोटी चाहिए, कितना आटा चाहिए, सबसे अहम चीज़ बजट होता है। आज हमारी स्टेट का जो बजट है, आप पूरे हिंदुस्तान के अदर स्टेट से कंपेयर कर लीजिए अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। आज हमारी स्टेट के अंदर 50 लाख मुसलमान रहते हैं और हमारा बजट 2200 करोड़ का है। उसके अलावा हमारे अदर स्टेट जो पड़ोस में, झारखंड यहाँ पर है, जिसमें 62 लाख मुसलमान रहते हैं, उनका बजट 350 करोड़ का कुछ है। बाकायदा तैयारी के साथ बैठे हैं सर? अरे आने के बाद तो तैयारी थोड़ी सी तो रहना पड़ता है। झारखंड में देखिए 62 लाख मुसलमान हैं, उनका बजट 320 करोड़ है। तेलंगाना में 50 लाख मुसलमान है, 2200 करोड़ बजट है। उसके बाद लीजिए महाराष्ट्र जो हमारे बॉर्डर है, वहाँ 1 करोड़ 40 लाख मुसलमान रहते हैं, उनका बजट 674 करोड़ 674 करोड़। केरला जहाँ पर मुसलमान अच्छे तालीमी याफ्ता है, मानते हैं, जहाँ क्रिश्चियन बहुत ज़्यादा है, वहाँ 92 लाख मुसलमान रहते हैं, उनका बजट 575 करोड़। उसके आगे और बढ़िया बिहार, जहाँ मुसलमानों का पॉपुलेशन बहुत है, 1 करोड़ 77 लाख मुसलमान रहते हैं, उनका बजट सालाना सिर्फ 700 करोड़ रुपये। और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जहाँ मुसलमान रहते हैं, उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ मुसलमान रहते हैं, उनका बजट देखिए 1782। आप बताइए 4 करोड़ मुसलमान का 1782, 50 लाख मुसलमान का 2200 करोड़ बजट है। और खर्चा भी देख लीजिए, पिछले 10 साल हमसे पहले कांग्रेस ने हुकूमत की और 9 साल हमने हुकूमत की। 10 साल में कांग्रेस ने 1100 करोड़ खर्चा किया, हमने 9 साल 9.5 साल में। आपको 2 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं। हमारी हुकूमत ने ये 9 साल 4 महीने में 12,000 करोड़ खर्चा किया। आप देख लीजिए, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारी हुकूमत हमेशा मुसलमानों की भलाई के लिए, मैं एक ही स्कीम देना चाहता हूँ, हमारी स्टेट के अंदर
आज से 10-12-15 साल पहले अरब ममालिक के लोग आकर शादी कर लेते थे। आप देखे होंगे टीवी में कई। आज बताइए एक भी केस है क्या? हमारे सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद 2,66,000 मुस्लिम लड़कियों की शादी की। हर शादी पर 1,000 रुपये दिए जाते हैं और टोटल जो खर्चा है उसका 2,300 करोड़ रुपए सिर्फ शादी पे खर्चा किया है। शादी पे इमाम मौजूद हजरात को हदिया दिया जाता है, क्योंकि वो बेचारे इमाम होते हैं, इमामत करते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, लोगों को, बच्चों को दीन की तालीम देते हैं। आप देख लीजिए दूसरे स्टेटों में, हमारे स्टेट में हर मस्जिद को इमाम साहब को 500 रुपये और मौजूद साहब को 500 रुपये देते हैं। 304 करोड़ रुपये जो है हम इमाम मौजूद हजरात के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। ये हमारे स्टेट का मौक़िफ़ है। जी, तो ये तमाम बातें हैं जिनको लेकर ये कह रहे हैं बीआरएस से महमूद अली साहब कि हम इसी तर्ज पर आप मुस्लिमों के वोट के लिए जाएंगे। बात को अपनी आगे बढ़ाते हैं। अब बात एमआईएम को लेके करते हैं सर। एमआईएम के साथ आप इक़्तिदार में हैं, बेहतर तरीके से चल रहा है, लेकिन सर चुनावी माहौल है, आईटी ईडी का बड़ा जिक्र हो रहा है कि आज फलां लीडर के यहाँ रेड हो गई, आज वहाँ हो गई। कांग्रेस ये कहती है कि भाई बीआरएस के यहाँ, एमआईएम के यहाँ रेड नहीं होती। देखिए साहब, एमआईएम से हमारा कोई ऐसा मुस्तकिल अलायंस नहीं है। 14 साल हम तेलंगाना के लिए मूवमेंट चलाते रहे, हमारे एमआईएम ने हमारा साथ नहीं दिया। तेलंगाना बनने के बाद जब हम 63 सीट जीते तो कांग्रेस ने अंदर से साजिश रचाने की कोशिश की कि हमारे 5-10 एमपी को खरीद लिया जाए, एमएलए को सारी, ताकि हमारी हुकूमत गिरा सके। तो असदुद्दीन अवैसी साहब दिल्ली से फ़ोन किए, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब पे कहा उन्होंने, राव साहब आप यकीनन हुकूमत बना रहे हैं, आपके पास 63 एमएलए है, अगर कोई आपके 4-5 एमएलए ले लेगा तो फिर मसला पड़ जाएगा, ये किडनैप कर देगा। आप तो जानते हैं ना, आप तो जर्नलिस्ट है, कहाँ ले आते हैं, ले आके गोवा ले आते हैं, हमको कहाँ ले आते पता नहीं। सीएम साहब हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। अब तो तेलंगाना बन गया, सीएम साहब ने कहा आइए आपको हमारे साथ काम करेंगे, तो हमारे साथ काम कर रहे हैं और हम मिल के काम कर रहे हैं और बहुत तरक्की दिला रहे हैं तेलंगाना को। सबसे अहम चीज़ अमन कायम की है। मैं आपको अंसारी साहब एक बात बताना चाहता हूँ, 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, 1948 में हमारी स्टेट को इंडियन में जम किया गया था, इंडिया के अंदर से। हाँ जी। उसके बाद से 2014 तक मुसलसिल फिसादात हुए, मुसलसिल। कांग्रेस रोक नहीं सकी, रोकने वाला कोई है लीडर, वो केसीआर है। आप बताइए 14 के बाद 1 मिनट भी कहीं दंगा फिसाद हुआ तो बताइए। हमारी स्टेट में हमारी हुकूमत बनने के बाद एक भी दंगा फिसाद, 1 मिनट का कर्फ्यू लगा, बताइए। उससे पहले का रिकॉर्ड निकला लीजिए, 1948 से 2014 तक कंटिन्यू फिसादात होते रहते थे, कोई 2 महीने नहीं जाते थे हैदराबाद में कर्फ्यू नहीं लगता था। लोगों की ज़िंदगी डिस्टर्ब होती थी। आज पुरअमन ज़िंदगी है, खुशहाल ज़िंदगी है, लोग अपनी मर्जी से जी रहे हैं, अच्छी तरीके से जी रहे हैं। सर कर्नाटक चुनाव जीता है कांग्रेस ने और उसके बाद पूरी तरह से फॉर्म में नज़र आ रही है, कह रही है कि जो स्कीम्स हम कर्नाटक के लिए लेके आए थे वो उसी तरह के कमोबेश वादे, जो इरादे हैं वो जाहिर किए हैं। कितना चैलेंजिंग समझते हैं कांग्रेस को? साहब हम तो कुछ नहीं समझते, ये तो बकवास है, व्हाट्सएप मीडिया का है। कर्नाटक में जितने स्कीम है उससे बढ़ के स्कीम तो ऑलरेडी दे चुके हैं हम। आजकल मुसलमानों को आके बता रहे हैं, लोग रुझा रहे हैं कि अरे हम कर्नाटक, अरे कर्नाटक में कितने स्कीमें बताए, उससे डबल ट्रिपल स्कीम तो ऑलरेडी हम दे रहे हैं इस वक्त। गैस का सिलेंडर है, सीएम साहब ने ऐलान कर दिया कि आने वाले टाइम पे हम 400 रुपये में गैस का सिलेंडर दे देंगे। वो क्या बात है? हमारे जो वेलफेयर स्कीम है, अगर आप देखेंगे इंडिया में सबसे ज़्यादा वेलफेयर किसी स्टेट में है तो वो तेलंगाना स्टेट है। बहुत कुछ दे रहे हैं कर्नाटक में एक बात बताता हूँ अंसारी साहब, कर्नाटक में बीजेपी की हुकूमत थी, किसको सता रहे थे वो? मुसलमानों को सता रहे थे। हमारी हिजाब वाली बच्ची है तो उसका हिजाब खींचा जा रहा था, हमारे बुरखे वाली बच्ची का बुरखा उतारा जा रहा था, कोई गोश्त लेके जाता। बड़ी बदबख्ती की बात है हिंदुस्तान के अंदर, डिक्की खोल के देख के बकरे के गोश्त को भी गाय का गोश्त बोल के उसका कत्ल किया गया। मुसलमान परेशान थे, बड़े बड़े दाढ़ी रखने वाले लोग रात का टाइम बाहर निकलने के लिए घबरा रहे थे, तो वो कांग्रेस को वोट डाले हैं। अगर मैं भी हो जाता ना, वहाँ यही अपील करता था कि कांग्रेस को वोट दीजिए,
और हमारी स्टेट में कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो बहुत कुछ हमने कर रहे हैं और पिछले 50 साल में हमारे पास कांग्रेस ने हुकूमत की कुछ नहीं किया हमारी कम्युनिटी के लिए, कुछ नहीं किया हमारी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए। जितना हमारे सीएम साहब ने ये 9 साल 4 महीने में काम किया, बहुत डेवलप किया है। यहाँ पर कोई चलने वाली नहीं है कांग्रेस की। एलबी स्टेडियम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब आए हुए थे, सीधे तौर पर आप पे निशाना साध रहे थे, कह रहे थे आप कांग्रेस के हामी हैं अंदरूनी तौर पर, ऊपर से घपलों की सरकार आप चला रहे। इसलिए जो उतने चेहरा कितने खाली थे देखे होंगे ना, वो भी आप, उनकी पॉलिसी गलत होने से पूरे चेहरा तकरीबन 50% चेहरा खाली थे, वहाँ पे पब्लिक ही नहीं थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो चला रहे हैं ना, चला रहे हैं इंडिया को घसीट के चला रहे हैं, ये चल सकता है क्या बताइए। लेकिन सर इसमें बहुत पसोपेश है, लोग कंफ्यूज हैं। कांग्रेस भी आपके ऊपर इल्जाम लगाती है कि आप बीजेपी की बी टीम है, फिर मोदी जी भी कहते हैं कि आप कांग्रेस के साथ मिले हुए। इस पर बीआरएस चूंकि इक्तदार में है, चुनाव का माहौल है, लोग अगर जवाब जानना चाहें बीइंग होम मिनिस्टर राज्य के, क्या जवाब देंगे आप? देखिए साहब, हमने कभी आखिरी दिन तक बीजेपी से तो कभी अलायंस नहीं करेंगे। अब रहा सवाल एक तरफ कांग्रेस है, उससे भी हमें क्या ज़रूरत है अलायंस करने की। हमारी मुस्तहकम हुकूमत है, 105 एमएलए हमारे पास मौजूद है। आने वाले इलेक्शन में फिर हम 100 एमएलए जीतेंगे। हमें क्या ज़रूरत है किसी से अलायंस करने की। अब मोदी साहब को ज़रूरत है छोटे छोटे पार्टियों से अलायंस करके हुकूमत बनाने की, और कांग्रेस कोशिश कर रही है कि तमाम पार्टियों को एकजुट करके हुकूमत बनाने की। हमारी स्टेट में हुकूमत है, हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ी मेजॉरिटी से हमारे पास पावर है, हमारे पास 100 से ज़्यादा 105 एमएलए, और आने वाले भी हम 100 एमएलए। आंकड़ा बढ़ेगा सर, बढ़ेगा ऊपर, डेफिनेट बढ़ेगा। आंकड़ा जो है डेफिनेट 100 के ऊपर तो क्रॉस करेगा। ठीक है सर, अब थोड़ा सा और बात को आगे बढ़ाता हूं मैं, हालांकि कुछ ही सवालात मैं आपसे करूंगा। अभी तक जो हम राज्य कवर करते थे तो हम ये देखते थे जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी है, खासतौर पर बीजेपी का नाम यहाँ पर लेना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि बयानों से वो चीज़ साफ जाहिर हो जाती है। सोशल मीडिया का ज़माना है। सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर उत्तर प्रदेश के इस तरह के बयानों के लिए जाने जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी, जब ये कर्नाटक के चुनाव थे तब उन्होंने कई बातें कहीं। लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि तेलंगाना के इलेक्शंस में, या फिर आप राजस्थान, बाकी जो 4 राज्य हैं वहाँ की भी बात कर लें, सांप्रदायिक हवा नहीं है। इसके पीछे आप क्या कहेंगे? या गंगा जमुना तहसीब है, या कोई खतरे में नहीं है। हमारी स्टेट में कोई खतरे में नहीं है। हम लोग आराम से सुकून से रहते हैं, प्यारो मोहब्बत से रहते हैं। सारे हिंदुस्तान में आपको कहीं गंगा जमुना तहजीब नज़र आएगी, वो तेलंगाना स्टेट है। यहाँ आपको एक ही मिसाल देना चाहता हूँ, अभी की रिसेंटली मिलादुन नबी का जो हमारा मिलादुन नबी की जो ईद थी, और उसी दिन गणेश फेस्टिवल था। उसी दिन बहुत परेशान थे किस तरह हल किया जाए। हमने मुस्लिम भाइयों को बुलाया, मिलाद कमेटी के जो अहम जिम्मेदारों को बुलाया, भाई इसका मसला हल होना चाहिए ना, दोनों का रास्ता एक ही, दोनों की जगह एक ही है। उन्होंने मक्का मस्जिद में मीटिंग करते हैं, और गणेश में जुलूस जो आता है मक्का वहाँ से ही आता है, मक्का मस्जिद के सामने से। हमारे मुसलमान भाइयों ने बहुत सेक्रीफाइस किया। उन्होंने कहा नहीं, आप लोग इतने साल से 9 साल से अमन से है, अमन मेंटेन करते आ रहे हैं, हम आपका साथ देंगे। हम मिलाद तो उसी दिन मनाएंगे, मगर जुलूस 3 दिन 4 दिन के बाद निकालेंगे। तो उसके बाद इतवार की तारीख उन्हें दी गई, तो दोनों भी फेस्टिवल बहुत पुरअमन तरीके से गुजरे। बहुत से हिंदू और मारवाड़ी भाई और आरएसएस के बहुत दूसरे लोग भी मुझसे मिलकर कहे कि साहब आप लोगों ने बहुत ऐसी हालात का मुकाबला किया जिसके लिए हम मुबारकबाद देते हैं। कई मारवाड़ी जो हमारी स्टेट में रहते भी बस वोट इधर उधर डालते, वो भी मुझसे कहे कि बहुत अच्छा लैंड ऑर्डर आपने कंट्रोल किया, हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज हमारे स्टेट में वो नहीं है, वो जो आप बता रहे हैं दूसरे स्टेटों की जो हवा है वो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे तो वोट किसको दे वो हवा है, कौन किसके दुश्मन है वो हवा नहीं है हमारे पास। हमारे पास बड़ा प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, ये सबसे बड़ी। बीआरएस को ये सीधे तौर पर लगता है कि इस बार के जो चुनाव हैं उसमें वो सीधे तौर पर जीत दर्ज कर लेंगे। बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी भी चुनाव लड़ रही है, टीडीपी भी है। इनमें से बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग आपको क्या नज़र आता है, कौन सी पार्टी से? साहब हमको तो कोई भी चैलेंज नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कांग्रेस में खुद एक फूट है। आप तो जर्नलिस्ट है अंसारी साहब, ज़रा एक बार जाके कांग्रेस के सीनियर लीडर से मिल लीजिए। हमारे पास जाना रेड्डी साहब है, बहुत बड़े सीनियर है। जब उनसे आप मिलेंगे तो 100 गालियां रेवंत रेड्डी को देंगे वो। उसके बाद आप उत्तम कुमार रेड्डी, वो भी एक सर्विसमैन है मिलिट्री के, बहुत अच्छे आदमी है। उनसे जाके आप अकेले में पूछेंगे, आप मीडिया के सामने तो बोलने डरते हैं लोग,
मीडिया मैक रख के आप ऑफ कर कैमरे में बात कीजिए, उन 200 गालियां रेवंत रेड्डी को देंगे। अरे ये क्या लाके हमारे पे बिठा दिए भाई? ये राहुल गांधी की क्या पॉलिसी है? राहुल गांधी के पास आरएसएस वालों का, बीजेपी वालों का क्या काम है? रेवंत रेड्डी का जो बैकग्राउंड है ना, इब्तिदा शुरू में तो वो संघ परिवार के साथ जुड़े रहे, उसके बाद वो तेलुगु देशम में गए, मगर तेलुगु देशम जाने से पहले हमारी पार्टी में क्या कर गए जी। उसके बाद आज कांग्रेस की सदारत कर रहे हैं। तेलुगु देशम में जब तक वो रहे, वो हमेशा तेलुगु देशम बीजेपी से अलायंस करती रही। उसमें रेवंत रेड्डी का बहुत बड़ा कन्विंस करने का तरीका जो होता है, पार्टी में मैं भी होता हूँ, मैं कन्विंस करने की सलाह रखता हूँ तो करता हूँ। हमेशा कन्विंस करके बीजेपी से चंद्रबाबू नायडू साहब को मिलाते थे। वो खुद हमारे हैदराबाद में ऑफिसर में हाउस एक शादी खाना है, वहाँ पर आकर वो तौबा किए थे, मैं अब आइंदा कभी बीजेपी से नहीं मिलूंगा, फिर मिल लिए। तो वो तो इसलिए कांग्रेस के लोग बड़े परेशान हैं। अरे ये क्या लीडरशिप देके छोड़ दी? हम तो इतने बूढ़े बूढ़े हो गए, इंदिरा गांधी के ज़माने के, नेहरू साहब के ज़माने के लोग भी अभी है। वो लोग रो रहे हैं कि हाँ भाई हमारे इतने भी निकम्मे हो चुके हैं जो हमारे पास एक दूसरी पार्टी के आदमी को ला के हम पे मुसलत किया जा रहा है। और चीफ मिनिस्टर भी देखा जाए तो जग्गा रेड्डी साहब भी कहते हैं मैं भी चीफ मिनिस्टर बनता हूँ। ऐसे ऐसे कई लीडर्स है जो उस हाइट के भी नहीं हो, उसके बावजूद भी चीफ मिनिस्टर के दावेदारी। अरे रेवंत रेड्डी कला है, उसको दिया तो हम क्यों नहीं ले सकते भाई? वो अंदरूनी कलह तो हालांकि सर सभी जगह देखने को मिलती है। मैं अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ और अब बात अलायंस की, चूंकि आप भी इत्तेहाद करके पार्टी सरकार यहाँ पे चला रहे हैं। नहीं ना, किससे इत्तेहाद करें? अरे खाली अलायंस होगा क्या? उनकी सपोर्ट की जरूरत है। हमारे पास 105 है, वो लोग 7 है। आपको कितने चाहिए एमएलए हुकूमत करने के लिए, बताइए आप। बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब ये खाली हमारी स्टेट की पार्टी है, वो ठीक है, तेलंगाना की पार्टी है, वो चलती है, हमारे साथ रहती है। हम क्या उन्होंने तायद करे तो हमारी बिल पास होता, तायद नहीं करे तो बिल पास होता, बिल रिजेक्ट होता। साथ देते हैं हमारा, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं बस। अब अलायंस में बात कर रहा था इंडिया अलायंस की सर। इंडिया अलायंस और एनडीए ये दो हैं ऐसे, क्योंकि एनडीए अब तो है ही बीजेपी और इंडिया अलायंस में जिसमें तमाम दल आ गए हैं, उस पर बीआरएस कहाँ स्टैंड करती है? देखिए साहब, अभी हमारे सीएम साहब इस असेंबली इलेक्शन के बाद उस पर तवज्जो देंगे। इधर तो नहीं जाते हम बीजेपी की तरफ, एनडीए की तरफ, पर अभी इलेक्शन का टाइम है, इसमें तो अभी हमको ज़रूरत ही नहीं है। पहले तो हम असेंबली में इलेक्शन जीत के अपनी हुकूमत बना देंगे। चलिए ठीक है, बड़ी बेबाकी के साथ तमाम सवालों के जवाब हमें दिए। हम ये देखेंगे कि जिस तरह की बातें इनकी तरफ से की गई, जिस तरह से पूरी तरह से कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहे थे, क्या जब 3 तारीख को नतीजे आएंगे चुनाव के तो उसमें क्या जनता की राय है? क्या जनता पूरी तरह से मुत्तफिक है? महमूद अली साहब ने जिस तरह से तमाम बातों के जवाब दिए थे, तो अभी सिर्फ हम और आप इंतज़ार ही कर सकते हैं कि क्या कुछ रहेगा नतीजा। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त और बहुत शुक्रिया अदा मैं करना चाहूँगा आखिर में महमूद अली साहब का, जिन्होंने हमारे लिए इतना वक्त निकाला। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।